हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर 29 जनवरी। ओके, आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं, फिर बढ़ेंगे आज की न्यूज़ की तरफ। तो वो सिंपल सी बात लिखी हुई है जिसके बारे में मैं डेली आप लोगों से कहता हूँ कि टुडे इज अ ग्रेट डे टू बी अमेजिंग। सिंपल, मत टारगेट बहुत बड़े बड़े सेट करो। मतलब टारगेट तो बड़ा आपका होना चाहिए, बड़ा टारगेट तो रखो, बट उस टारगेट को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लो। और सबसे पहला पार्ट होना चाहिए आपका वन डे वन गोल। ओके, आज कोई एक गोल डिसाइड करो, उसको अचीव करने की कोशिश करो। हम लोगों को मालूम है क्या है कि सिखाया जाता है हमेशा से कि यार लाइफ में तुम्हें बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है। लेकिन ये कभी कोई नहीं सिखाता कि वो बड़ा कैसे करना है। कैसे की परिभाषा कोई नहीं देता। हर मोड़ पे, हर हर जगह पे, हर कोने पे मेरे भाई, हर तिराहे पे, चौराहे पे, हर जगह कोई ना कोई यही है कि यार आपको बड़ा करना है, आपको जीवन में बहुत बड़ा करना है। बहुत, अरे भाई कैसे? ये तो हमें भी पता है ना, कौन नहीं चाहता जीवन में सक्सेसफुल होना या बहुत बढ़िया करना, हर कोई चाहता है। लेकिन कैसे, कैसे का जवाब दो ना। सिंपल सा एक रूल अपना लो अपने लिए, अपने लिए, ठीक है। वो रूल ये है कि फॉर एग्जांपल टुडे इज 29 ऑफ जैन। तो आज 29 ऑफ जैन को आपने एक गोल सेट किया, उस गोल को आपको अचीव करना है। आप सोचो ना, अगर आपने आज एक गोल, छोटा गोल सेट करना, कोई बहुत बड़ा मत करना कि आप आउट ऑफ द बॉक्स कर लो कि नहीं मैं ये करके रहूंगा, नहीं, ईगो पे नहीं लेना। छोटा सा गोल सेट करो, उसको अचीव कर लो। फिर एक कल के लिए छोटा सा गोल सेट करो, उसे अचीव कर लो। फिर एक गोल, अगर आप छोटे छोटे गोल सेट कर रहे हो, उसको अचीव करते चल रहे हो, इसका मतलब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अरे यार मैंने एक कुछ सोचा था, मैंने पा लिया। अभी तक मैं सोच रहा हूँ, वो मैं पाने के लिए बहुत प्रयास कर रहा हूँ, बहुत बार असफल सफल भी होता हूँ। तो क्यों ना गोल छोटा सेट किया जाए, बड़े गोल का छोटा सा पार्ट एक सेट किया जाए, उसको अचीव करते हैं। ये डेली हो गया। फिर एक वीकली गोल रखिए, वीकली नहीं रख सकते, डेली रखिए, मत बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होइए। सोच तो लेते बट आई एम सॉरी कर नहीं पाते मेरे भाई। तो छोटे 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 गोल सेट करो, उसको अचीव करने की परंपरा शुरू करो। जब ये परंपरा मेरे भाई बन जाएगी, मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, मैं तो सोच नहीं सकता था ये भी तरीका है काम को करने का। ओके, ये और कोशिश करो आज के दिन कुछ, मतलब आज का दिन हमें बनाना है। मुझे नहीं पता 365 दिन में मैं क्या करूंगा, बट मुझे पता 29 जनवरी को मैं अपना बेस्ट देने जा रहा हूँ। कल मैंने 3 साढ़े 3 घंटे एक सेशन लिया, मुझे बहुत आनंद आया, मुझे बहुत बढ़िया लगा मेरे भाई। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब वो रियलाइजेशन आपको भी करना होगा कि मैं क्या बेस्ट दे सकता हूँ आज, मैं आज क्या बेहतर कर सकता हूँ, मैं अपने लिए आज क्या बेहतर कर सकता हूँ। दुनियादारी को साइड में, आज आप अपने लिए बेहतर क्या कर सकते हो, उस पर दिमाग लगाना। ओके, बाकी पॉजिटिव रहो, ऊपर वाले का नाम लो, राधे राधे करते रहो, जय श्री राधे करते रहो। ओके, बढ़ते हैं मेरे भाई आज की पहली न्यूज पे। फर्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी क्या है कि देखो, उड़ीसा में अब बीजेपी की सरकार है, तो निश्चित तौर पे हम भी चाहते हैं कि भाई उड़ीसा में और विकास होना चाहिए, हर कोई चाहता है। अब उड़ीसा में विकास कैसे होगा, वहां पर बढ़िया बढ़िया कंपनीज आएंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो उसको लेकर यहाँ पर एक उत्कर्ष उड़ीसा करके, ओके, उत्कर्ष उड़ीसा करके एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। उसके आगे एक सिंपल सा वर्ड लिखा है जो कि ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दिस इज अ बिजनेस कॉन्क्लेव। ओके, बिजनेस कॉन्क्लेव। हम चाहते हैं कि बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है वो वहां पर एमएसएमई है या जो स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट करें, बिजनेसेस को सपोर्ट करें, जिससे कि इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो मेरे भाई, ये इन्वेस्ट वहां पर आए। तो इस उद्देश्य के साथ यहाँ पर मोदी जी ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में किस किस चीज का उद्घाटन किया है, एक उत्कर्ष उड़ीसा करके कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड उत्कर्ष, देखो इसमें कितनी बढ़िया बात लिखी है यहाँ पर, उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव। उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव एंड मेक इन उड़ीसा एग्जीबिशन। और ये भुवनेश्वर में रही थी, वही एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करने के लिए। क्लियर है गाइस? इतना समझ में आ रहा है? अच्छा, उड़ीसा में मेरे भाई एक फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है, काफी फेमस फेस्टिवल है उड़ीसा का, उसका नाम है नुआ खाई फेस्टिवल। ओके, नुआखाई फेस्टिवल के अलावा भी एक फेस्टिवल है यार, हाँ, रज पर्व। रज पर्व, ओके। भीतरकनिका सिमलीपाल नंदनकनन जूलॉजिकल नेशनल पार्क। ओके, भीतरकनिका सिमलीपाल नंदनकनन जूलॉजिकल नेशनल पार्क है, ये आपके उड़ीसा में स्थित है। ओके, अब जैसे
अभी इवेंट की बात हो रही है तो चलो इवेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इसमें एक लाइन आई है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। ओके, हम लोग आज इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, किन संस्थाओं को हम लोग एमएसएमई बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं, स्मॉल बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं। जिसको भी आइडिया हो यार एक बार चैट बॉक्स में जरूर लिखना। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा, यहां से एक नंबर में क्वेश्चन बनता है हर साल, यहां से एक सवाल बन रहा है मेरे भाई हर साल। ओके, कि कौन सी संस्था है जिसको हम लोग माइक्रो कह रहे हैं, कौन सी संस्था है जिसको हम लोग स्मॉल कह रहे हैं, कौन सी संस्था है जिसको हम लोग मीडियम कह रहे हैं। ओके, तो माइक्रो स्मॉल मीडियम को डिफाइन करने के लिए जो डेफिनेशन दी गई है, डेफिनेशन को दो तरीके से दिया गया है, मतलब दो तरीके से कह रहे हैं, दो आधार यहां पर माने गए हैं। एक आधार माना गया है यहां पर इन्वेस्टमेंट को, कि इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। ओके, और दूसरा आधार यहां पर माना गया है इन्वेस्टमेंट के अलावा टर्नओवर को। ओके, और दोनों चीजों को एंड से कनेक्ट कर दिया। एंड से कनेक्ट करने का मतलब है ये दो कंडीशन क्वालिफाई होंगी तब जाकर कोई संस्था माइक्रो होगी, कोई संस्था स्मॉल होगी या कोई मीडियम होगी। इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया था, यहां लिख लो 1, यहां लिख लो 10 और यहां लिख लो 50, बस इसका 5 गुना कर दो, यहां 5, ये 50 और ये 250, और इसमें लगा दो करोड़ मेरे भाई। ओके, CR, करोड़। बात समझ में आ रही है? एक ऐसी संस्था माइक्रो कहलाएगी जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक है और टर्नओवर 5 करोड़ तक है। कोई भी संस्था स्मॉल तब कहलाएगी जब इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक है, टर्नओवर 50 करोड़ तक है। कोई भी संस्था मीडियम तब कहलाएगी जब उसका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक है और टर्नओवर मेरे भाई 250 करोड़ तक है। आई बात समझ में? क्लियर है? अब देखो कितनी शानदार चीज और मेरे दोस्त कनेक्ट करते हैं। हम लोगों ने अभी पढ़ा था मेरे दोस्त कि कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में, जब सरकार बनी थी कि नए नए मंत्री चुने गए हैं, काफी मंत्री है मेरे दोस्त, उसमें बदलाव भी किया गया है। ये सारी चीज हम लोगों ने पढ़ी, क्या हम लोगों को याद है? चलो याद है तो फिर चलो कमेंट सेक्शन में बताओ कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री कौन देख रहा है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री किसके पास है? हु इज अ मंत्री? ओके, जो ये मंत्रालय देख रहा है। चलो मैं ही बता दे रहा हूं मेरे भाई, जीतन राम मांझी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जीतन राम मांझी। ओके, जीतन राम मांझी साहब ये अपने माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्टर है। ओके, चलो एक चीज और छोटी सी पूछ लेता हूं, ये भी तुम्हें पता ही होगा, तुम लोग सब उस्ताद हो। ओके, इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी क्या है? कॉन्स्टिट्युएंसी मतलब इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है, जहां से ये सांसद चुन के आए हैं? इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी मेरे भाई, इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है, यहां से सांसद को थोड़ा पार्टिसिपेट करो तब तो आनंद आने वाला है मेरे भाई। करंट अफेयर्स तो आगे पीछे कहीं ना कहीं मेरे दोस्त सेट हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, उसका लोड नहीं है, उसका लोड नहीं है। लोड ये है कि मेरे भाई क्या चीजें हमें रिटेन है कि नहीं है, क्या हम मेरे दोस्त पकड़ पा रहे, नहीं कि पकड़ पा रहे चीजों को। एग्जामिनर जो पूछ रहा है हम लोगों से, गया बिहार, बात समझ में आ रही मेरे दोस्त? क्लियर है इतना? ठीक है, अभी उड़ीसा में रिसेंटली कुछ हुआ था। हाँ जी सर, कुछ तो हुआ था उड़ीसा में। अभी हम लोगों ने पढ़ा था जो 18th प्रवासीय भारतीय दिवस कन्वेंशन रही थी। ओके, 18th प्रवासीय भारतीय दिवस कन्वेंशन, ये आपके उड़ीसा में ही रही थी। ओके, उड़ीसा में भी कहां पर रही थी? ये भुवनेश्वर में रही थी। ओके, भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में फर्स्ट टाइम रहा था कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था। इवन उड़ीसा वो स्टेट है जिसने कि अभी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था। हाँ जी, एक अनाउंसमेंट तो किया था, उसने कहा था कि जो खो खो है, ओके, जो खो खो है उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। इंडियन जो खो खो टीम है उसको हम लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं, मतलब उड़ीसा ने स्पॉन्सरशिप अनाउंस की थी जो खो खो टीम है उसके लिए। बात समझ में आ रही है बेटा? देखो ऐसे ही कनेक्ट करने की जरूरत है, एक न्यूज आ रही है उससे दूसरी पकड़ो, दूसरी न्यूज आ रही है उससे तीसरी पकड़ो, तब तो आनंद आने वाला है, नहीं तो फिर तो मजा नहीं आने वाला। एक और चीज कनेक्ट करते हैं, देखो कितना तुम लोग पकड़ पा रहे हो। अभी एक रिपोर्ट रही थी, उस रिपोर्ट का नाम था लीड्स रिपोर्ट। अरे सर हाँ, क्या गजब चीज कनेक्ट करने जा रहे हैं। लीड्स रिपोर्ट याद है कुछ? हाँ सर याद तो आ रही है, लॉजिस्टिक रिलेटेड कोई रिपोर्ट रही थी। हाँ जी, अब ये जो लीड्स रिपोर्ट रही थी, इस लीड्स रिपोर्ट को पीयूष गोयल साहब ने लॉन्च किया था। पीयूष गोयल साहब अपने कौन है? पीयूष गोयल साहब अपने कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर। अब जब ये लीड्स रिपोर्ट आई थी तो इस लीड्स रिपोर्ट में काफी सारी चीजें बताई गई थी कि कौन सा स्टेट कोस्टल में टॉप पर है, कौन सा लैंडलॉक में है, इस तरीके से बताया था। अगेन मेरे दोस्त हम लोग आते हैं किस पर? कोस्टल पे। ओके, COASTEL, ओके, कोस्टल ग्रुप। ओके, अब कोस्टल ग्रुप की बात कर लेते हैं, तटीय जो राज्य उनकी बात कर लेते हैं। उसमें 3 कैटेगरी थी, अचीवर, फास्ट मूवर और एस्पायर। उड़ीसा किस में है?
उड़ीसा किस में मेरे भाई? कितने लोग इसको कनेक्ट कर पा रहे? उड़ीसा किस कैटेगरी में है? क्या वो अचीवर में है, क्या वो फास्ट मूवर में है, क्या वो एस्पायर में है? बताइए मित्रों, किस में है? अचीवर में है, फास्ट मूवर में, एस्पायर में है। तो जिनको याद नहीं है उनको बता दे रहा हूं मेरे भाई, मैंने एमसीक्यू जब कराया था तो मैंने अचीवर में भी बताया था। गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु। ओके, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु। 2-3 बार बोल दोगे ये लाइन सेट हो जाएगी कि गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु। आई बात समझ में? मजा आया कि नहीं आया? समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, और कनेक्ट करना, और 4 चीजें कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि रिसेंटली हम लोगों ने देखा था मेरे दोस्त, कुछ एक समिट हुए थे। समिट का मतलब समझते हो ना, कुछ इवेंट हुए थे, कुछ कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया में कौन कौन से इवेंट रिसेंटली होने वाले हैं जो कि बहुत बड़े इवेंट है। उसमें एक है एरो इंडिया। एरो इंडिया होने वाले, एशिया का बिगेस्ट एरो शो है, और ये कहां पर होगा मेरे भाई? बेंगलुरु में। ओके, कहां पर होने वाले में? बेंगलुरु में। इसका एडिशन पूछा जा सकता है, कौन सा एडिशन होगा? 15th एडिशन होगा। किस एयरफोर्स स्टेशन पर होगा? तो येलाहानका पे मेरे भाई। कहां पर? येलाहानका। ओके, येलाहानका एयरफोर्स स्टेशन पे ये होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है इंडस फूड 2025। इसका कौन सा एडिशन रहा था सर? इसका 8वां संस्करण रहा था, 8th एडिशन रहा था। ये रहा कहां पर था? तो ये ग्रेटर नोएडा में रहा था मेरे भाई। ओके, कहां पर? ग्रेटर नोएडा में। इंडस फूड 8th एडिशन ये ग्रेटर नोएडा में रहा था। क्या गजब कनेक्शन है। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, एमएसएमई, मिनिस्ट्री और ओएनडीसी। एक बात को तो हमें समझना पड़ेगा कि सरकार भी चाहती है कि जो ये छोटे छोटे ये जो स्टार्टअप्स हैं या ऐसे बिजनेसेस हैं जो वीमेन लेड बिजनेसेस हैं, इनके पास ना मेरे दोस्त टैलेंट तो बहुत है, बट इनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। अब वो प्लेटफॉर्म देने की नीड है, तो एमएसएमई मिनिस्ट्री ने यहां पर ओएनडीसी के साथ एक समझौता कर लिया, इनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए। एक इनिशिएटिव लॉन्च किया। इनिशिएटिव का नाम है टीम, TEAM। यस, इस इनिशिएटिव का नाम है मेरे भाई टीम, जिसपे 277 करोड़ रुपए खर्च होने जा रहे हैं। मैं गलत ना हूं तो 3 सालों के लिए होने जा रहे हैं, जिसमें 5 लाख स्मॉल बिजनेसेस को मेरे दोस्त इंपावर किया जाएगा। गजब न्यूज है। स्टार मार्क कर लो, जितने स्टार मार्क कर सकते हो। एग्जाम का पार्ट बनेगा मेरे भाई, ये निश्चित तौर पर एग्जाम का पार्ट बनेगा, इसको समझते हैं। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एमएसएमई जो मिनिस्ट्री है, इसने टाई अप किया है किसके साथ? ओएनडीसी के साथ। टाई अप में क्या है? एक 277 करोड़ रुपए का इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिसका पर्पस होगा 5 लाख जो स्मॉल बिजनेसेस है, छोटे छोटे बिजनेसेस है मेरे भाई, इनको एम्पावर करना, इनको मजबूत करना। ओके, इनको एम्पावर और मजबूत करने का मतलब है कि इनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। तो यहां पर हम लोगों को समझने की जरूरत है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्ट्री क्या होती है, या सॉरी ये एंटरप्राइज क्या होती है, वो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया। मंत्री कौन है वो पढ़ लिया, उसके बारे में समझाना नहीं है। गवर्नमेंट ने जिस इनिशिएटिव को लॉन्च किया, इसका नाम है टीम। नाम रट देना इसका, एमएसएमई ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव। ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि उनके व्यापार को बढ़ाना, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है, जिसका बजट रखा है 277 करोड़ रुपए, 277.35 करोड़। और इस पे कितने सालों के लिए मेरे दोस्त पैसा खर्च किया जाएगा? तो 3 सालों के लिए यहां पर पैसा खर्च किया जा रहा है। कोई दिक्कत? आनंद आ रहा है मेरे भाई? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये हो गया। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ पार्टनरशिप हुई है, ये भी हो गया। 5 लाख माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को ऑनबोर्ड किया जाएगा, ओएनडीसी के साथ जोड़ा जा रहा है, जिसमें 50% वीमेन लेड बिजनेसेस होंगे। डिजिटल कॉमर्स को इनके लिए बेहतर बनाना है मेरे भाई, एक्सपेंड देयर मार्केट प्रेजेंस। आज मेरे पास एक अच्छी चीज है जो मैं बना रहा हूं, लेकिन मेरे पास मेरे दोस्त उसको बेचने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, या उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरे दोस्त एक मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। आज मेरे दोस्त, अगर मैं टीम इनिशिएटिव के साथ जुड़ जाता हूं तो मेरे पास एक प्लेटफॉर्म होगा। 150 से ज्यादा वर्कशॉप रहेंगी टियर 2 और टियर 3 सिटीज में, की एमएसएमई क्लस्टर्स टारगेटेड रहेंगे। वीमेन और एससी लेड जो एंटरप्राइजेस होंगी उनको ज्यादा स्पेशल अटेंशन दी जाएगी। कोई दिक्कत? इसको देख लीजिए एक बार। सर ये लोग बजट राउंड फिगर में क्यों नहीं देते हैं? जिस दिन सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होगी ना, उस दिन बस ये बोल देना कि सर ये जो 50,700 रुपए आ रही है ना, ये राउंड फिगर में करा दो, 700 हटवा दो, तब तो आनंद आ जाएगा। अरे पढ़ लो। इनिशिएटिव का नाम देखो क्या, एमएसएमई
टीम इनिशिएटिव, टीम का मतलब है ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग, लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई एंड ओएनडीसी, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और ओएनडीसी के द्वारा मेरे दोस्त इसको लॉन्च किया गया है। 277.35 करोड़ टू 77.35 करोड़ रुपीस 3 सालों के लिए, 3 इयर्स के लिए इस पर मेरे दोस्त खर्च किए जाएंगे। 5 लाख एमएसएमई ये टारगेट बेनिफिशियरीज होंगे, जिसमें 50% वीमेन लेड बिजनेसेस रहेंगे। इनको डिजिटल कॉमर्स अडॉप्ट करने में मदद करनी है, इनके मार्केट रीच को बढ़ाने में इन्हें मदद करनी है। 150 से ज्यादा वर्कशॉप होंगे टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में, फोकस करेंगे वीमेन और एससी लेड एंटरप्राइजेस पर। मजा आ गया? क्लियर हो गया? एक ही पेज पे सारा कंटेंट आपको मिल गया। ओके, अब चलो लगे हाथ ओएनडीसी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ओएनडीसी क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। आज के समय में आप अगर फ्लिपकार्ट ओपन करोगे या फिर अमेजॉन ओपन करोगे तो आपको ना कुछ सेलेक्टेड कंपनीज के ही प्रोडक्ट आपको दिखते रहेंगे हर बार। देखो ये सारी चीजें ना बड़ी टैक्टिक होती है, मतलब ये सब टेक्निकल हैं चीजें। टेक्निकल क्या कि आज आपको पता है कि छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं या फिर जो लोग हैं जो अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर वो अपनी रीच बढ़ाना चाहते हैं तो आज अमेजोन और वो कोशिश तो करते हैं फ्लिपकार्ट के माध्यम से करने की, बट वो इतना बढ़िया नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो उनके नाम के आगे लिखा हुआ है छोटे व्यापारी, छोटे व्यवसायी। ठीक है, अब उसके लिए यहां पर सरकार ने इनकी जो मोनोपोली थी अमेजोन की, फ्लिपकार्ट की, इसको ब्रेक करने के लिए वो ओएनडीसी लेकर आए, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओके, एक पब्लिक टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसके द्वारा इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। ये आपका कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है डीपीआईआईटी, इसी का ये ओएनडीसी इनिशिएटिव है। बात समझ में आ रही है? अब ये जो ओपन ई कॉमर्स जो मॉडल है इसको और बेहतर करने के लिए ये लेकर आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जाम के लिए, मतलब न्यूज में ये तमाम बार रहता है। इसका याद रख सकते हैं ये कब इनकॉर्पोरेट हुआ था, तो ये 2021 में 2021 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। ओके, इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट रहा था वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ओके, QCI की तरफ से रहा था। प्लस मेरे दोस्त इसमें एक नाम और याद रख सकते हैं आप लोग, PROTEAN eGov टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ओके, अब इन दोनों का इन्वेस्टमेंट रहा था, उस इन्वेस्टमेंट के साथ यहां पर ओएनडीसी की स्थापना की गई थी दिसंबर 2021 में। ओके, फाउंडर कौन है? तो डीपीआईआईटी इसका फाउंडर है। कोई डाउट? आई थिंक सो कोई डाउट नहीं यहां तक होना चाहिए। ओके, और तो कुछ इसमें समझाना नहीं है। ठीक है, इतने से ही अपना काम हो जाएगा। इसके अलावा और क्या समझ सकते हैं? रिसेंट में कोई न्यूज वगैरह? हाँ, अब ये काम कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात हो रही तो क्यों नहीं गवर्नमेंट स्कीम को यहां पर कनेक्ट कर लिया जाए। गवर्नमेंट स्कीम रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि भारत सरकार ने एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ओके, इसको लेकर भी कुछ अपडेट दिया था। हाँ जी, दिया तो था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, या फिर उसमें लिखा था रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ओके, गौर फरमाइएगा मेरे भाई, जो पहली दफा जुड़े होंगे उनको थोड़ा सा लग रहा होगा यार ये सब याद कैसे होगा। हौले हौले धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। ठीक है, अपने पे भरोसा रखिए बस। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड रीस्ट्रक्चर्ड, देखो ये वाला तो याद है, इधर वाले को याद करने की कोशिश करो। रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ये तो याद हो गया, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। रीस्ट्रक्चर्ड याद हो गया, वेदर बेस्ड याद हो गया। ठीक है, तो रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, इसको एक्सटेंड किया गया 2025 और 26 तक। ओके, 2025 2026 तक इसको एक्सटेंड किया गया है। इंपॉर्टेंट ये, इसके लिए बजट कितना अलोकेट किया गया है? इसके लिए जो बजट अलोकेट किया गया वो है 69515 करोड़, 69,515 करोड़ रुपए। कितना बेटा? 69,515 करोड़ रुपए। ये सब एग्जाम का पार्ट बनने वाला है। अब इन्होंने एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली कि यार आज के समय में तकनीकी चीजें ज्यादा बेहतर काम कर रही हैं, तो क्यों ना हम एक काम करें कि जो इंश्योरेंस स्कीम है, ये जो इंश्योरेंस स्कीम है, इन इंश्योरेंस स्कीम में हम लोग जो टेक्नोलॉजी है उसको इंप्रूव करें। क्या करें मेरे भाई? टेक्नोलॉजी को, इंश्योरेंस स्कीम में टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए इन्होंने एक फंड लॉन्च कर दिया मेरे भाई। उस फंड का नाम क्या है? इसका नाम है FIAT, और इस फंड के लिए अमाउंट कितना रखा गया है? वो अमाउंट है 824.77 करोड़ मेरे भाई, 824.77 करोड़। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FIAT? FIAT की फुल फॉर्म क्या है? FIAT की फुल फॉर्म है मेरे भाई फंड फॉर, ओके, फंड फॉर इनोवेशन, फंड फॉर इनोवेशन एंड T फॉर टेक्नोलॉजी। ओके,
फंड फॉर इनोवेशन फॉर टेक्नोलॉजी। बात समझ में आ रही है? इसको रट देना मेरे दोस्त, एग्जाम का पार्ट बनेगा। फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो प्रीमियम पे करना पड़ता है, भाई 3 फसल की बात कर लेते हैं हम लोग। 3 में एक हो गया खरीफ, एक हो गया रबी, एक हो गया कॉमर्शियल क्रॉप। ओके, अब सवाल इंपॉर्टेंट ये कि यार ये जो खरीफ है इसमें प्रीमियम का रेट क्या है? 2%। ओके, रबी इसमें प्रीमियम का रेट क्या? 1.5% मेरे भाई। और ये जो कॉमर्शियल क्रॉप है या फिर जो आपकी एनुअल हॉर्टिकल्चर क्रॉप है उसमें प्रीमियम का रेट क्या है? 5%। ये आपके एग्जाम का पार्ट बनाता मेरे दोस्त, ये वाला आपके एग्जाम का पार्ट बनाता कि खरीफ में 2% प्रीमियम है, रबी में 1.5% है और कॉमर्शियल क्रॉप में मेरे भाई 5% का प्रीमियम है। समझ में आ गया? अभी एक और रीसेंट एक स्कीम पे और काम किया गया है। अभी मतलब स्कीम का तो अनाउंसमेंट पहले हो चुका था कि भाई ऐसी स्कीम हम लोग लेकर आ रहे हैं, लेकिन नितिन गडकरी साहब है उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है एक स्कीम के बारे में, एंड दिस इज फॉर कैशलेस, ओके, कैशलेस ट्रीटमेंट टू रोड एक्सीडेंट विक्टिम। ओके, अगर रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो यहां पर उसके लिए कैशलेस ट्रीटमेंट की एक स्कीम सरकार लेकर आई है। अब उस स्कीम में क्या क्या है? तो इन्होंने कहा कि जो ये कैशलेस ट्रीटमेंट है ये कितने तक का है कैशलेस ट्रीटमेंट? तो ये कहते हैं अप टू 1.5 लाख रुपीज। ओके, 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। कितने दिन के लिए? फॉर 7 डेज। ओके, 7 दिन के लिए ऑफ मेडिकल केयर, ऑफ मेडिकल केयर कंडीशन। लेकिन यहां पर यह है कि आपको इसको एक्टिवेट तुरंत कराना होगा। एक्टिवेट कराने का मतलब है आपको यहां पर 24 मतलब एक्सीडेंट के 24 घंटे में आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। 24 आवर्स में, इस बात को याद रखना, पुलिस मस्ट बी इन्फॉर्म्ड विद इन 24 आवर्स ऑफ द एक्सीडेंट। पुलिस को आपको 24 घंटे के भीतर मेरे दोस्त इन्फॉर्म करना होगा। इवन अगर हिट एंड रन केस में डेथ हो जाती है, डेथ हो गई, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उसकी फैमिली को कितना कंपनसेशन मिलेगा? फैमिली को मेरे भाई यहां पर 2 लाख रुपीस दिए जाएंगे एज अ कंपनसेशन। ओके, इसको तो अब यहां पर फुल रोल आउट कर दिया है, देश में रोल आउट कर दिया है। इससे पहले इसको पायलट बेसिस पर रोल आउट किया गया था। और कहां पर रोल आउट किया गया था? इसको असम में रोल आउट किया गया था और साथ ही साथ मेरे दोस्त चंडीगढ़ में इसको रोल आउट किया गया था। ओके, कहां पर? असम में और चंडीगढ़ में। मजा आ रहा है? एक स्कीम तो पड़ी पड़ी, एक इनिशिएटिव तो पड़ा पड़ा, लगे हाथ 2 का रिवीजन हो गया मेरे भाई। ओके, हम लोगों ने सिर्फ एक उड़ीसा में इनिशिएटिव मोदी जी ने लॉन्च किया था, हम लोगों ने एमएसएमई की डेफिनेशन पढ़ ली, हमने मंत्री जी पढ़ ली, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पढ़ ली, हम लोगों ने 18 प्रवासी भारतीय दिवस पढ़ लिया, हम लोगों ने लीड्स रिपोर्ट में उड़ीसा का कनेक्शन पढ़ लिया। साथ ही साथ हम लोगों ने देख लिया उड़ीसा में कौन कौन से फेस्टिवल है, कौन कौन से नेशनल पार्क है। साथ में रिसेंट में अभी कौन कौन से 2 इवेंट भारत में भी हुए हैं या फिर होने वाले हैं मेरे भाई। बात समझ में आ रही है? मैं हूं ना हूं मेरे भाई, मेरा करंट अफेयर्स हो या ना हो, आपका रिवीजन चलते रहना चाहिए, रिवीजन नहीं रुकना चाहिए। ओके, अपने को मेरे दोस्त इस तरीके से तोलिए कि हाँ जी, कहीं पर भी होंगे ना तो बेहतर ही करेंगे, खुद से करेंगे तो भी बेहतर करेंगे। या एमएसएमई ओएनडीसी आया तो हमने ओएनडीसी भी कवर कर लिया। कोशिश करो इसी थॉट के साथ, इसी अप्रोच के साथ मेरे दोस्त आगे बढ़ने की। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसके लिए पेशेंस की नीड है। कल मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सेशन लिया था, दैट वाज रिलेटेड टू दी ओम्बड्समैन स्कीम। ओके, ओम्बड्समैन स्कीम की एनुअल रिपोर्ट आई थी। अब जब उस रिपोर्ट को मैं डिस्कस कर रहा था या उसको बना रहा था या उसको पढ़ रहा था, तो मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा था कि इतना सारा डेटा बच्चा पढ़ेंगे कैसे। लेकिन ये था कि एटलीस्ट पहले रिपोर्ट तो समझाते हैं, रिपोर्ट पढ़ाते हैं, उसके बाद सोचेंगे वो याद कैसे करना है। उस रिपोर्ट को मेरे दोस्त कम से कम 8 यार बच्चों ने तो देख लिया, बाकियों के लिए हो सकता है इतनी रिलेवेंट ना लगी हो, बट हर साल वहां से एक सवाल एग्जाम में देखने को मिलता है। इस बार आरआरबी पीओ में भी इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन से क्वेश्चंस बने थे, तो इसलिए मैं कहूंगा आप लोगों को बार बार प्लीज, जो 12 बजे में सेशन 10-10, 15-15, 20-20 मिनट के लेता हूं उसको किया करिए। कल का सेशन 47 मिनट का रहा था, वो सच में उसकी औकात 47 मिनट की है जितना वो रहा था मेरे भाई, तो उसको जरूर एक बार देखना। डेटाबेस न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं डेटाबेस न्यूज, आई नीड कि आप थोड़ा सा मेरे दोस्त यहां पर पेशेंस रखें, चैट वैट से थोड़ा दूर हो जाए, प्लीज फोकस होकर सुनना है इस न्यूज को। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आरबीआई की एक रिपोर्ट रही है, उसी से फैच करके डेटा है मेरे दोस्त। ये सारी चीजें मैं अभी आपको कंक्लूड जब इस न्यूज को करूंगा तब समझाऊंगा, लेकिन पहले एटलीस्ट समझते हैं कि ये न्यूज क्या है।
आज के समय में आप कैश कितना इस्तेमाल करते हो ट्रांजेक्शन करने के लिए? बहुत रेयर करते हो। रिटेल पेमेंट के लिए आप गए मार्केट में, आपने कहा एक पानी की बोतल दे दो मेरे को, तो क्या आज आप 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए के लिए कैश यूज कर रहे हो? नहीं, आप यूपीआई कर रहे हो। या आप कहीं गोलगप्पे खाने के लिए गए तो आप क्या कैश यूज कर रहे हो? नहीं, आप चीनी लेने के लिए गए, मसाला लेने के लिए गए, मतलब घर के सब्जी वाले मसाले मेरे भाई, खाने वाले मसाले, तो क्या आप कैश यूज कर रहे हो? नहीं, बहुत रेयर है आप कैश यूज करते होंगे। आप अब सिर्फ यूपीआई करते हो, पेटीएम करते हो, गूगल पे करते हो, यही व्हाट्सएप पे करते हो, यही करते हो। धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पॉकेट में कैश होता ही नहीं, हम कैश इस्तेमाल करते ही नहीं है, हम डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ डेटा आया। सरकार ने एक डेटा तो दिया है, सरकार इसके अलावा भी क्या करती है? सरकार क्या आरबीआई की बात करते हैं, आरबीआई ने तो ये डेटा दिया, आरबीआई इसके अलावा भी क्या करती है? अलग अलग प्रकार के इंडेक्स होते हैं जिनका इस्तेमाल अलग अलग चीजों को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि एक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, वो बताता है हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में कि हमारे देश में कितने लोग बैंकिंग सर्विसेज से कनेक्ट हो रहे हैं। एक है आपका डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, वो ये बताता है कि कितने लोग अब डिजिटली आप लोगों के मतलब कैश की बजाय अब वो यहां पर डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग यहां पर डीपीआई के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड भी डेटा है। ओवरऑल हम लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं कि इंडिया में अगर हम लोग देखें तो 100 गुना यहां पर जंप देखने को मिला रिटेल डिजिटल पेमेंट में ओवर द 12 ईयर। अभी लास्ट 12 साल का कंपैरिजन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यहां पर हम देखें तो 100 गुना वृद्धि देखने को मिली है। पहले एक ट्रांजेक्शन होता तो अब 100 ट्रांजेक्शन होते हैं। बाप रे बाप, 100 गुना जंप देखने को मिला है रिटेल डिजिटल पेमेंट में। गजब गजब न्यूज। फोकस ऑन कंटेंट प्लीज, चैट से थोड़ा दूर हो जा प्लीज यार मेरे भाई, फोकस ऑन कंटेंट। ओके, देखो ये जो रिटेल पेमेंट है, ओके, जो रिटेल डिजिटल पेमेंट है, ये 162 करोड़ ट्रांजेक्शन होते थे फाइनेंशियल ईयर 12-13 में। अब 12 साल पहले की बात तो कर ले यहां पर कि पहले तुम हमें 10 साल पहले बहुत मोहब्बत करते थे, अब तुम हमें और ज्यादा मोहब्बत करने लगे हो। तो कंपैरिजन पुरानी सालों से तो हो रहा है कि 12-13 में मेरे भाई 162 करोड़ ट्रांजेक्शन होते थे रिटेल डिजिटल पेमेंट के। अब अगर हम 23-24 में आ जाए, 23-24 में, तो इससे कंपैरिजन करें, अब 162 से 100 गुना वृद्धि हो गई है 100 गुना मेरे दोस्त वृद्धि देखने को मिल रही है। तो इसमें 100 गुना में 2 जीरो और लगा दें, यही तो मतलब है भाई। मतलब क्या 162 करोड़ थे पहले, अब 100 गुना वृद्धि होने का मतलब है यहां पर 100x हो गए। तो इसका मतलब 100 लगा दे मेरे भाई, तो वही लगा दिए इन्होंने 1641416 करोड़। ओके, याद करने का तरीका बहुत सिंपल है मेरे भाई, इसमें कोई ज्यादा है नहीं, बट थोड़ा सा समझना पड़ेगा। रिटेल डिजिटल पेमेंट 162 करोड़ ट्रांजेक्शन हो रहे थे 12-13 में। अब देखेंगे अब यहां पर 100 गुना वृद्धि देखने को मिल रही है और 23-24 में ये 16416 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत मेरे भाई? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं चलो ठीक है रिटेल डिजिटल हम लोग पेमेंट की तो बात करें, इस बीच में एक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स भी है। ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का डेटा भी बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। ये कहते हैं कि अगर बेस हम लोग मार्च 2018 को लें, ओके, 2018 बेस है इसमें, उसमें ये कह रहे हैं कि 100 ट्रांजेक्शन हो रहे थे डिजिटल। अब ये मार्च 2024 आते आते ये आपके 445.50 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। यानी कि लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन अब करने लगे बढ़िया तरीके से। ये मैं नहीं कह रहा, सेंट्रल बैंक की ये जो पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट आई है वो कह रही है कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में भी एक गजब का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो कि आरबीआई पब्लिश करता है, इस इंडेक्स में भी मेरे दोस्त गजब का मेरे दोस्त उछाल देखने को मिला है। जब मार्च 2018 बेस है 100 उसका स्कोर है, यानी कि उदाहरण के तौर पर 100 लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे थे, अब यहां पर 445 लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं कि ये जो कैलेंडर ईयर 2013 है, ओके, इसमें आपके 222 करोड़ डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे थे। ठीक है, डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे थे। इन वैल्यू बात करें मेरे भाई, ठीक है, ये 772 लाख करोड़ के थे। ओके, 772 लाख करोड़ के, मतलब ये तो हमने देखा 222 करोड़ जो ट्रांजेक्शन हो रहे थे, ये आपका वॉल्यूम नहीं होगा, वॉल्यूम हो गया। और ये कह रहे हैं कि 772 करोड़ या 772 लाख करोड़ के ट्रांजेक्शन होते, ये भी बढ़ गए हैं। इनमें भी 3.5 गुना वृद्धि देखने को मिल रही है मेरे दोस्त वैल्यू में। अब आप सोचो ना, ये 772 से कितने पे पहुंच गई, ये दिख रही ना आपको, 772 लाख करोड़ से ये 20,787 करोड़ तो ट्रांजेक्शन हो गए हैं। और वैल्यू आप देखेंगे मेरे भाई 2758 लाख करोड़ पे पहुंच गई है। बाप रे बाप मेरे दोस्त, बाप रे बाप, क्या चल रहा है ये देख रहे हो।
मतलब क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मेरे दोस्त, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मतलब गजब, गजब मेरे भाई। ट्रांजेक्शन देखिए 20,787 करोड़, देख रहे क्या मतलब ट्रांजेक्शन चल रहा है। लोग कितना डिजिटली आगे बढ़ चुके हैं। इवन पिछले 5 साल में भी हम लोग देख ले तो डिजिटल पेमेंट इंडिया में 6.7 टाइम्स बढ़ गया वॉल्यूम में, और वैल्यू में 1.6 टाइम्स। इवन अगर आप देखेंगे तो डिजिटल पेमेंट वॉल्यूम में 45.9% की ग्रोथ रही है और वैल्यू में 10.2% की। अब ये दर्द दे रहा होगा, हाय ये कैसे याद होगा, हाय इतना मैं नन्ही सी जान क्या क्या कर लूंगी, क्या क्या कर लूंगा। तो मेरी नन्ही सी जानो, ठीक है मेरे भाइयों बहनों, जरा इधर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको 2-3 बार 4 बार पढ़ना पड़ेगा तब जाके समझ में आएगा। आप ये सोचो कि नहीं भैया जी अपन इसको सिर्फ ऐसे करके देखेंगे और अपने को याद हो गया, याद हो गया, इधर से याद हो गया, इधर से याद हो गया, याद हो गया, ऐसा नहीं याद होगा। फोकस मेरे भाई, फोकस। ये चटियाना बंद करो चैट में, फोकस ऑन कंटेंट। हाँ जी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 162 करोड़ के हुए 12-13 में, चलो समझ में आ गया। ठीक है, अब ये 162 करोड़ जो ट्रांजैक्शन हुए इसमें 100 गुना वृद्धि होने का मतलब है 16,416 करोड़ टोटल ट्रांजैक्शन हो गए, 100 गुना वृद्धि हो गई ना। ठीक है, कब की बात हो रही, 23-24 का कंपैरिजन कर रहा है, ये 12 सालों में ग्रोथ है। फिर उसके बाद कह रहे कि अच्छा इसमें एक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स भी बढ़िया रोल प्ले कर रहा है। 2018 में जो जिसका स्कोर 100 था बेस स्कोर मेरे भाई, वो आज 2024 आते आते, मार्च 2024 आते आते 445 पे पहुंच गया है। लोग डिजिटल को अब अडॉप्ट कर रहे हैं मेरे भाई। उसके बाद अगर हम लोग देखें टोटल डिजिटल ट्रांजैक्शन 13 का कंपैरिजन कर दे रहे हैं, ये कैलेंडर ईयर 24 से 13 कैलेंडर ईयर और कैलेंडर ईयर 24 का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि 222 करोड़ वॉल्यूम होता था, इसमें भी 94 गुना वृद्धि हुई है, 20,787 करोड़ टोटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। और वैल्यू में अगर देखें तो जहां 772 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन हो रहे थे वही 2700 के आसपास 2758 लाख करोड़ के हो रहे हैं। यहां पर मेरे भाई वॉल्यूम में भी वृद्धि देखने को मिल रही 94 गुना, और यहां पर वैल्यू में भी 3.5 गुना वृद्धि देखने को मिल रही है। इवन सिर्फ 5 साल का कंपैरिजन कर लेते हैं, सिर्फ 5 साल का, तो यहां पर आप देखेंगे ग्रोथ, वॉल्यूम में इतनी ग्रोथ है, वैल्यू में इतनी ग्रोथ है। वॉल्यूम में इतने गुना वृद्धि हो गई, वैल्यू में इतने गुना वृद्धि हो गई। बात समझ में आ रही है, साइड करनी पड़ेगी। डन। डन। ऑल क्लियर। नेक्स्ट। अब देखो यार, सीधी सी बात है, इंडोनेशिया आया तो खाली हाथ तो जाएगा नहीं। हाँ, खाली हाथ नहीं जाएगा मेरे भाई। अपने यहाँ मेहमान आता है ना तो उसे अपन लेते भी हैं और उसको अपन देते भी हैं। ओके, तो यहां पर मेहमान है मेरे दास, इसके साथ हमने एक समझौता कर लिया। क्यों समझौता किया है? हम कहते हैं कि देखो ऐसा है कि जो हम पहले से हमारे और आपके रिश्ते हैं ना उसको मजबूत करना चाहते हैं और 3 सालों के लिए अपना रिश्ता आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, चलो इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडोनेशियन कोस्ट गार्ड के बीच में यहाँ कोलैबोरेशन हुआ है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडोनेशियन कोस्ट गार्ड इन्होंने यहाँ पर एमओयू साइन किया है मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। असल में अभी हुआ क्या था, 3 साल के लिए और ये एग्रीमेंट हुआ मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। सेकंड हाई लेवल जो मीटिंग हुई थी कोस्ट गार्ड की वो वहां पर नई दिल्ली में, तो वेन्यू इंपॉर्टेंट है। सेकंड हाई लेवल मीटिंग नई दिल्ली में हुई, इस दौरान यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड और ये जो ये इंडोनेशियन कोस्ट गार्ड इन्होंने गले मिल लिए कि अपन का संबंध 3 साल तक और रहेगा, रिलेशन अपन बिल्कुल बढ़िया तरीके से रखेंगे। ठीक है, मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर हम काम करेंगे। जब इस न्यूज को मैं पढ़ रहा था उसके साइड में एक बड़ा छोटा सा पॉइंट दे रखा था और गजब का पॉइंट दे रखा था कि अपनी एक शिप है अभी इसको डिप्लॉय किया गया है। ओके, इंडियन कोस्ट गार्ड की एक शिप का नाम है यहाँ पर सोनक। ओके, क्या नाम बेटा? सोनक। और अभी ये जकार्ता में डिप्लॉयड है, जकार्ता में तैनात है। इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, इनका नाम याद रख सकते हैं परमेश शिवामणि। ओके, परमेश शिवामणि। ठीक है, अच्छा इसके अलावा इंडिया की एक्सरसाइज भी तो होती है। जैसे इंडोनेशिया की बात कर लेते हैं, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो अभी भारत में विजिट पर आए थे। क्यों विजिट में आए थे भारत पे? अभी जो रिपब्लिक डे मेरे दोस्त परेड रही थी उस दौरान बतौर वो चीफ गेस्ट रहे थे। ये पॉइंट भी याद रख सकते हैं। इंडोनेशिया के साथ भारत की एक्सरसाइज होती गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति, ये याद रख सकते हैं। अभी इंडोनेशिया के साथ भारत ने म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में समझौता किया है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया ने यहां पर ये म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में समझौता किया है। ठीक है, और भी आपको जो न्यूज याद आ रही है रिलेटेड टू इंडोनेशिया वो मेरे दोस्त पकड़ के चलिए। ओके, अच्छा इंडोनेशिया के जकार्ता में एक हेडक्वार्टर भी है, एक संस्था का हेडक्वार्टर भी, किसी को आइडिया है? इंडोनेशिया के जकार्ता में एक अभी हेडक्वार्टर भी है मेरे दोस्त। चलो बता देना ढूंढ के।
त्रिनाद एंड टबैको की जो प्रेसिडेंट है, अगर आपको याद हो अभी 18 प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुई थी, तो बतौर चीफ गेस्ट त्रिनाद एंड टबैको की राष्ट्रपति भारत में आई थी। अब भारत में आई थी तो अगेन भाई कोई भी अगर मेहमान आएगा तो खाली हाथ नहीं जाएगा, तो हमने उनको सम्मानित किया प्रवासी भारतीय दिवस भारतीय सम्मान से। ओके, जो ओवरसीज इंडियन होते हैं उनके लिए हाईएस्ट ऑनर है, उनको इससे सम्मानित किया जाता है। उनमें से एक ये है जिनको सम्मानित किया गया है इंडिया ऑनर त्रिनाद एंड टबैको प्रेसिडेंट विद प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड इंपॉर्टेंट है, फोकस करिएगा ऑन कंटेंट मेरे भाई, ठीक है। तो इंडिया ने अभी प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया है क्रिस्टीन कार्लो कंगालू, अपने को याद है कंगालू, ओनली कंगालू। ओके, क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टबैको। इनको जो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट रहा है इन पब्लिक अफेयर, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया की ग्लोबल प्रेस्टीज में मेरे भाई, उसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। कंगालू एक इंडो त्रिनादियन प्रेसिडेंट है। 18 प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन में बतौर चीफ गेस्ट आई थी। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड एक हाईएस्ट ऑनर है जो ओवरसीज इंडियन को दिया जाता है उनके एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन के लिए, एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन के लिए। अब जब मैंने इसको पढ़ा तो इसमें एक शब्द आया पब्लिक अफेयर। ओके, आई लव दिस लाइन मेरे दोस्त, पब्लिक अफेयर। ओके, अब ये जो पब्लिक अफेयर वर्ड यूज किया गया है ना, मेरे लिए इंपॉर्टेंट। अब आप सोचो मैं इसको किससे कनेक्ट करूंगा, कोई सोच सकता है मेरे भाई? सोचो 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 मेरे भाई, पब्लिक अफेयर को मैं किससे कनेक्ट करूंगा? दिमाग लगाइए, कुछ तो होगा मेरे भाई। मैं या तो इस न्यूज को अवार्ड से कनेक्ट कर सकता हूं या फिर मेरे भाई मैं कुछ और। अरे यार आंसर दे दिया आशीष, तू भी रुक नहीं सकता 2 मिनट भी, फिसल जाती है तेरी जवान। हाँ जी चलो ठीक है। अभी रिसेंटली मेरे दोस्त अवार्ड अनाउंस हुए, पद्मा अवार्ड, ठीक है। मैंने इसके ऊपर भी एक सेशन किया था, मात्र उसको 20,000 बच्चों ने देखा है। कोई बात नहीं, जो सीरियस वो आगे बढ़ते रहो मेरे भाई, ठीक है। पद्मा अवार्ड की बात करते, पद्मा अवार्ड 2025 का अनाउंसमेंट हुआ। इसमें हमें पता चला कि पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण 19 लोगों का अनाउंसमेंट हुआ था, और जो पद्मश्री है ये 113 लोग है। तो 13 और 7 20 और 139 लोगों को यहाँ पर पद्मा अवार्ड इस साल दिए जा रहे हैं। इसमें भी बड़ा मायने रखता है महिलाएं कितनी है। एग्जाम में सवाल यही बना था कि पद्मा अवार्ड जो दिए गए उसमें महिलाएं कितनी है, तो इसमें मेरे दोस्त 23 तो वीमेन है, 23 तो महिलाएं हैं। इसके अलावा मेरे दोस्त 10% वो है या तो वो फॉरेनर है, या तो मेरे भाई वो एनआरआई है, या फिर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई है, फॉरेनर, एनआरआई, पीआईओ या ओसीआई। और 13 लोग ऐसे हैं जो स्वर्ग में बैठ के मेरे दोस्त अवार्ड लिए हैं, यानी कि जिनको मरणोपरांत सम्मानित किया गया, पोस्ट्यूमसली जिनको सम्मानित किया गया है। बात समझ में आ रही है बेटा? एक बार फिर से सुनिएगा। इस साल पद्म अवार्ड 2025 का अनाउंसमेंट हुआ, पद्म विभूषण 7 को, पद्म भूषण 19 को, पद्मश्री 113 लोगों को दिया गया। टोटल 139 लोगों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें 23 वीमेन है, 10 फॉरेनर, एनआरआई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओसीआई है, और 13 ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत सम्मानित किया गया। अब ये जो पद्म विभूषण अवार्डी है जो 7 है, इसमें से वो व्यक्ति कौन है जिनको पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में सम्मानित किया गया? पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में बताइए मित्रों, वो व्यक्ति कौन है जिनको पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में सम्मानित किया गया? हमें नहीं पता, हमको नहीं पता, प्लीज आप ही बताओ ना। अरे भैया मैं तो बता दूंगा, तुम भी ट्राई करो ना। तो मेरे भाई ये है अपने जगदीश सिंह खेहर साहब। ओके, 44th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिख चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, ट्रिपल तलाक और दोस्त जो राइट टू प्राइवेसी लेकर जो वर्डिक्ट रहे थे उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था, उसके लिए इनको जाना जाता है और पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया। स्टेट की बात करें तो मेरे दोस्त चंडीगढ़। ओके, ये इंपॉर्टेंट, सिर्फ पब्लिक अफेयर में एक ही को दिया गया, एक ही को पद्म विभूषण। लेकिन अगर पद्म भूषण की बात करें, पद्म भूषण कितने लोगों को पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में दिया गया? देखो ऐसे ही याद होगा, ऐसे ही याद होगा। अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया कि भैया जी ये बताओ कि इस साल पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है, तो कैसे जवाब दोगे? तुम तो रट रहे सीधे नाम थे। तो भैया पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में एक तो पद्म विभूषण अवार्डी हैं, दूसरे पद्म भूषण अवार्डी कौन है? पद्म भूषण मेरे दोस्तों 2 लोगों को दिया गया, 2 लोगों को। और अच्छी चीज ये है कि दोनों स्वर्ग में बैठे हुए हैं, वहीं पर इनको भेजा गया है मेरे भाई, सीधे ऊपर भेजा गया है इनको। इनका नाम है मनोहर, मतलब अवार्ड ऊपर भेजा गया, इनका नाम है मनोहर जोशी। ओके, मनोहर जोशी साहब, मरणोपरांत मेरे दोस्त पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। एक है सुशील कुमार मोदी। ओके, सुशील कुमार मोदी। ओके, नेक्स्ट मेरे दोस्त, ओ सजनी रे, लापता लेडीज।
ऑस्कर की रेस से तो बाहर हो गई, लेकिन ये कह रही है कि सुनो, हम ऑस्कर की रेस से अभी बाहर हुए हैं, जापान की रेस से थोड़ी बाहर हुए हैं। एक जापान अकेडमी फिल्म प्राइज है, इसमें हम दौड़ रहे हैं, हम यहाँ जीत कर आएंगे। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म नॉमिनेशन में इसका नाम आ गया है। मे बी यहां पर जीत जाए मेरे भाई। ओके चलो समझ लेते हैं, ऑस्कर की रेस से तो ये बाहर हो गई थी सजनी रे। ओके तो किरण राव की जो ये मूवी है, ओके ये एग्जाम का पार्ट बन चुकी है, इसका नाम है लापता लेडीज, और इसने अभी ऑस्कर नॉमिनेशन से तो ये बाहर हो गई थी, बट नाउ सिक्योर नॉमिनेशन फॉर जापान एकेडमी फिल्म प्राइज, और बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी में इसको अभी नॉमिनेट किया गया है। इसमें 2 यंग जो ब्राइड है, जो एक्सचेंज हो जाती हैं ट्रेन में, उनके लिए ये, उनके ऊपर ये स्टोरी है। बड़ी बढ़िया मूवी है मेरे भाई, बड़ी बढ़िया मूवी है, बड़ा शानदार मूवी है, गाने बड़े प्यारे हैं, स्टोरी बड़ी प्यारी है मेरे भाई। ठीक है, सब इसमें प्यारा 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 प्यारा, बहुत बढ़िया है मेरे भाई, देखना जब समय मिले। ओके लापता लेडीज, इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बेटा। आईसीसी अवार्ड 2024, ओके बुमराह को यहां पर आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। मैंने यही तो बोला था आपको कि आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये कल अनाउंस नहीं हुए थे। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, एम्पायर ऑफ द ईयर। ओके इसमें भी पुरुषों में महिलाओं में ये हमने पढ़ लिया था। आज बात होगी यहां पर आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर की। तो एक तो इसमें न्यूजीलैंड की महिला है जिनको वीमेन कैटेगरी में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया, और पुरुष में तो अपना बुमराह भाई जिसने कर रखा है सबको गुमराह। ओके तो गौर फरमाइएगा। तो आईसीसी अवार्ड 2024 बुमराह ने आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड अपने नाम किया है। इस अवार्ड का नाम जिनके नाम पर रखा गया वो है सर गैरफील्ड। ओके तो ये अवार्ड है सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। इन्होंने, बुमराह भाई ने विकेट टेकिंग चार्ट जो था टेस्ट में टॉप किया था 2024 में, इन्होंने 71 विकेट लिए थे। इससे ये तो सब बातें ही हम लोगों ने पढ़ ली है। बुमराह भाई की बात कर लेते हैं तो ये 5th विनर है इस अवार्ड को जीतने वाले, 5th विनर फ्रॉम इंडिया 5th विनर फ्रॉम इंडिया मेरे भाई। इससे पहले राहुल द्रविड़ 2004 में, सचिन तेंदुलकर 2010 में, रविचंद्र अश्विन 2016 में, विराट कोहली भाई अपने 2017 में, 18 में, वो कोहली के बाद कोई जीता ही नहीं था उत्तरी की, मतलब कोहली के बाद कोई भी अभी तक जीता ही 2018 के बाद ये क्रिकेटर ऑफ द ईयर का ताज पहना ही नहीं किसी ने। मतलब हम इतना बढ़िया क्रिकेट कोई खेल ही नहीं रहा था मेरे दोस्त। अब यहां पर देखें, यहां पर तो कोहली की बात करें 2018 में उन्होंने जीता, रविचंद्र अश्विन ने 2016 में जीता, राहुल द्रविड़ ने 2004 में जीता। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसमें एक लिस्ट आई है। अच्छा, ये यहां पर कह रहे हैं कि बुमराह ने इस बार टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीता है। ऐसे खिलाड़ी भारतीय जिन्होंने टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीता, साथ ही साथ मेरे दोस्त क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीता है, ऐसा करने वाले चौथे खिलाड़ी हैं। तो वही लिखा है, कोहली, अश्विन, राहुल द्रविड़ दोनों ने यहां पर सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी जीती है फॉर आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, साथ ही साथ आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीता है। ओवरऑल देखें तो ये 5वें इंडिया से। ओके और सिर्फ स्पेसिफिकली देखें कि सर रॉबर्ट्स जीतने वाले, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनने वाले ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं, तो ऐसे ये चौथे खिलाड़ी हैं। ओके डन, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। एमिलिया कीर, ओके अब आईसीसी वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड इनको 2024 के लिए दिया गया है। न्यूजीलैंड की है एमिलिया कीर, आईसीसी वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। इनको जो ट्रॉफी दी गई इसका नाम है राचेल हैहो फ्लिंट ट्रॉफी। ओके राचेल हैहो फ्लिंट ट्रॉफी, ओके इनके नाम पर ये ट्रॉफी इनको ये दी गई। न्यूजीलैंड ऑलराउंडर, ये आईसीसी T20 वीमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई है। सोच रहे हो, मतलब जो इस साल क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं ना, वो एक किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में भी अवार्डी है। जैसे बुमराह भाई टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, वैसे ही यहां पर ये जो एमिलिया कीर है ये T20 वीमेन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी है, जिसमें कि पुरुषों में कौन है, अर्शदीप सिंह। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। ये 4th क्रिकेटर है आईसीसी वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनने वाली। अच्छा अभी तक हम लोग देखें जब से ये वीमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का ये ताज पहनाना शुरू हुआ है तो ये चौथी महिला है। इसमें स्मृति मंदाना का भी नाम है, ओके नेट साइबर ब्रांड का भी नाम है, एलिसी पैरी का भी नाम है। ओवरऑल ये चौथी महिलाएं हैं। ये जो साइबर ब्रांड, पैरी और मंदाना, इन्होंने 2-2 बार ये अपने नाम कर रखा है। ये ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी 2017 में। क्या गजब न्यूज है भाई, क्या गजब न्यूज है। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये दोनों इंपॉर्टेंट बनेगी अपने लिए, बुमराह वाली भी और मेरे दोस्त ये नेट साइबर एमिलिया कीर वाली भी। ओके अब इससे यहां से क्या कनेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा हो तो कोई अवार्ड से रिलेटेड न्यूज पढ़ लो। अवार्ड से रिलेटेड न्यूज में भी हम लोग अगर स्पोर्ट्स को कनेक्ट कर दे तो गजब का मजा आ जाएगा। तो मजा लेना चाहते हो मेरे भाई, और मजा लेना चाहते हो क्या?
आज सुबह इसरो ने अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है। ओ माय गॉड, 6:23 पे किया है। हाँ सर, 6:23 पे किया है। तो वैसे ही 6:23 पे आया तो तुम्हारे भाई ने पीपीटी में ऐड कर लिया है, इसरो हैज डन 100वां लॉन्च ऑफ जीएसएलवी रॉकेट। डोंट वरी, चिल, सब मिलेगा मेरे भाई, सब मिलेगा। बस फोकस ऑन कंटेंट। ओके, फोकस ऑन कंटेंट। इधर आ जाते हैं, मुद्दे की बात पे आते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो खेल रत्न अवार्ड है इस साल, खेल रत्न अवार्ड 2024 हम लोग बोले इसको, ओके, या खेल रत्न अवार्ड जो इस साल दिए गए वो किस किस को दिए गए। तो कुल मिलाकर 4 खिलाड़ी हैं जिनको इस साल नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसमें एक नाम है यहां पर मनु भाकर का, ओके, मनु भाकर। एक नाम है मेरे दोस्त यहां पर डी गुकेश का, ओके, डी गुकेश मेरे भाई। एक नाम है यहां पर हरमनप्रीत, ओके, हरमनप्रीत सिंह का। और एक नाम है मेरे भाई यहां पर प्रवीण कुमार का, ओके, प्रवीण कुमार का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अभी हम लोगों ने देखा कि मेरे दोस्त खेल अलग अलग होते। खेलो इंडिया में हम लोगों ने देखा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ओके, फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। विंटर गेम्स 2 तरीके से होते हैं, 2 चरणों में हो रहे हैं। एक तो लद्दाख में हो रहा है मेरे भाई, और एक आपके जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है, यही तो हो रहा है। अब जो उसका पहला चरण है वो लद्दाख में हो गया है, जो पहला चरण है वो लद्दाख में हो गया है। और उसमें टेबल में कौन टॉप पर है, तो लद्दाख ने यहां पर टॉप पर फिनिश किया है। लद्दाख ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। आर्मी ने आईटीबीपी को हराकर आइस हॉकी टाइटल भी अपने नाम किया था। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की बात कर लेते हैं। ओके, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 फर्स्ट फेज इसका कंक्लूड हो गया है। लेह जो कि लद्दाख की कैपिटल है, यहां पर सेकेंड टाइम इसने होस्टेड द गेम फॉर द सेकेंड टाइम दिस ईयर। ग्रैंड फिनाले फीचर्ड मेंस आइस हॉकी फाइनल मेरे भाई, जहां पर इंडियन आर्मी ने आईटीबीपी को हराकर यहां पर टाइटल अपने नाम किया। मतलब जो ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तहत जो मेंस आइस हॉकी फाइनल रहा था वो जीता किसने है, तो वो इंडियन आर्मी ने जीता था आईटीबीपी को हराकर। मेरे लिए मेडल टैली इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड और फाइनल फेज होगा इसका वो जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में होगा। ओके, 22 फरवरी से शुरू होगा। लेकिन आप मेडल टैली में आइए, अब तक अगर देखें पहले चरण में लद्दाख टॉप पर है टोटल 7 मेडल के साथ, तमिलनाडु टॉप पर है 5, सेकंड नंबर पे 5। ओ माय गॉड, ये तो 10 मेडल लेके महाराष्ट्र बैठा है। फिर ये आखिरी में क्यों है, मतलब तीसरे नंबर पे क्यों है मेरे भाई। तेलंगाना चौथे पे, तो कर्नाटक। ये इसलिए क्योंकि गोल्ड मेडल के आधार पर पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, चौथा डिसाइड हो रहा है। तो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लद्दाख के हैं, फिर यहां पर तमिलनाडु के हैं, फिर महाराष्ट्र के हैं। लेकिन महाराष्ट्र के ओवरऑल ज्यादा इसलिए ऊपर आ गया मेरे भाई, तेलंगाना फिर कर्नाटक। ओके, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 38वां नेशनल गेम्स है इसका उद्घाटन कर दिया है। देहरादून में उद्घाटन करा। उड़ीसा में मेरे दोस्त उत्कर्ष उड़ीसा का उद्घाटन कर दिया था इन्होंने। ओके, अब यहां पर 38वां जो नेशनल गेम्स है देहरादून में, इसका उद्घाटन कर दिया। अभी आपको दिख रहा नहीं है मेरे दोस्त, यूं करके ये जो खड़ा हुआ है, यूं यूं, ये जेठालाल सा बना हुआ है मेरे भाई, ये क्या है सर, ये मैस्कॉट है, इसका नाम है मॉली। ओके, मॉली इज द मैस्कॉट ऑफ 38th नेशनल गेम्स। वैसे ये जब कंक्लूड होगा इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी चर्चा ज्यादा करने का मतलब नहीं। अभी सिर्फ इतना, 38वां नेशनल गेम्स मैस्कॉट क्या है, टॉर्च का नाम क्या था, या फिर इसका उद्घाटन किसने किया है, कब तक चलेगा, कहां से शुरू हुआ, जो पॉइंट होंगे। जब इसका कंक्लूड ये खत्म हो जाएगा तब इस पर एक आराम से सेशन ले लेंगे। अगर कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, कंटेंट कम होगा, तो मेरे भाई इसी में यहां पर कवर कर लेंगे। ओके, पर्पस यही है कि आप 38वां नेशनल गेम्स यहां पर हेडिंग बना लो कहीं नोटबुक में और उसके बारे में लिखते चलो। पर्पस यही है कि जब एग्जाम टाइम आएगा तो एक ही पेज पे अपने को सारा कंटेंट मिल जाएगा। लिख लेना 38th नेशनल गेम्स, हेडिंग लिख लेना। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 38वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन किया उत्तराखंड के देहरादून में। ओके, 38वां नेशनल गेम्स का मैस्कॉट मौली था। ये स्टेट वर्ड है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का मौनल, उससे इंस्पायर्ड रहा था मेरे भाई, उससे इंस्पायर्ड था। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वीमेंस चैंपियनशिप टाइटल अपने नाम किया है। ठीक है, हेली की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी चैंपियनशिप टाइटल अपने नाम किया है। तीसरा था ये,
और तीनों के तीनों ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। क्या डोमिनेंसी है न्यूजीलैंड को हराकर मेरे भाई। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी 24 मैचों का आईसीसी वीमेन चैंपियनशिप कैंपेन रहा था, 75 रन से जीत लिया था ये फाइनल, न्यूजीलैंड को हराया था, वेलिंगटन में फाइनल रहा था मेरे भाई, और लगातार तीसरा ये टाइटल है, तीन ही हुए, तीनों के तीनों ऑस्ट्रेलिया ने जीते, 2014-16 वाला भी, 17-20 वाला भी, और अब ये वाला भी टाइटल ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया। इवन यहां पर आप देखें तो ये 1 जून से चल रहा था, 2022 से 2025 आईसीसी वीमेन चैंपियनशिप। ओके, वनडे इंटरनेशनल इसका फॉर्मेट था, ओडीआई इसका 50-50 ओवर वाला फॉर्मेट था, जगह काफी जगह पे से होस्ट किया गया था। ऑस्ट्रेलिया का तीसरा टाइटल है, रनर अप इंडिया यहां पर रहा था। ये कैसे रनर अप हो गया इंडिया? न्यूजीलैंड को हराया ये देखना पड़ेगा मेरे भाई, ये मेरे को देखना पड़ेगा, ठीक है, ये इसका लॉजिक देखना पड़ेगा। यहाँ अगर करेक्ट है तो फिर ये रनर अप कैसे है, ठीक है, ये देख लूंगा मैं। स्मृति मंदाना के नाम सबसे ज्यादा रन, इसको भी अभी होल्ड कर दो, सिर्फ इतना यहां तक पढ़ो, यहां तक, ठीक है, सिर्फ यहां तक पढ़ो इतना, ठीक है। नेक्स्ट मेरे दोस्त, ये बात कर लेते हैं, इसरो ने अपना यहां पर 100वां लॉन्च किया जीएसएलवी रॉकेट का 29 जनवरी को। ओके, 29 जनवरी को जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी। ओके, सैटेलाइट कौन सी लॉन्च की गई है, क्या इसका मतलब है, क्या यहां से कुछ ऐतिहासिक निकला है, सारी चीजें समझ लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, गजब न्यूज है, गौर फरमाइएगा। रनर नहीं मेरे भाई, रनर अप है। हाँ, तो रनर अप मतलब क्या होता है? ये सर इंडिया रनर अप था, तो मुझे देखना पड़ेगा ना किस बेसिस पर रनर अप, जो फाइनल हारा है वो रनर अप होता है, मतलब क्या था, इसे छोड़ दो अभी उतना, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आज ही न्यूज में था 6:30 बजे मेरे भाई, इसने 100वां अपना रॉकेट लॉन्च किया है। लॉन्च की कहां से किया था 100वां लॉन्च? ये श्री हरिकोटा से किया था, श्री हरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर। इस बात पे गौर फरमाइएगा, इसरो ने अपना श्री हरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से 100वां अपना रॉकेट लॉन्च किया था। ओके, इसमें ये जो रॉकेट लॉन्च हुआ था इसका नाम था जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल F-15। ओके, जीएसएलवी F-15 इसका नाम हो गया। इस रॉकेट के साथ जिस सैटेलाइट को भेजा गया था उस सैटेलाइट का नाम है NVS-02। ओके, दिस इज अ नेविगेशन सैटेलाइट। ओके, नेविगेशन सैटेलाइट। ओके, इंडिया का एक इनिशिएटिव है, इसका नाम है नाविक। आप लोगों को पता होगा जैसे यूएस का हम लोग जीपीएस यूज करते हैं, जीपीएस, ठीक है, आज इधर से उधर जाने के लिए, ओके, नेविगेशन के लिए, वैसे अपना खुद का भी एक है नाविक। ओके, तो उसी को ये एम्पावर करेगा NVS-02, एक नेविगेशन सैटेलाइट है। फिर से इसरो ने अभी श्री हरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से 100वां रॉकेट लॉन्च किया था, रॉकेट का नाम था GSLV F-15। इसके साथ जो सैटेलाइट गई थी इसका नाम है NVS-02, और ये किसके लिए है? नाविक के लिए। ओके, द इवेंट मार्क दी 100वां लॉन्च फ्रॉम श्री हरिकोटा, अ साइट होस्टेड अ फर्स्ट मेजर रॉकेट। और इस साइट से जो पहला मेजर लॉन्च हुआ था वो 1979 में हुआ था। क्या गजब है मेरे भाई। सर विनर, फर्स्ट रनर अप, सेकंड आने वाला वो हैशटैग फर्स्ट विनर, फर्स्ट रनर अप, सेकंड आने वाला, हाँ ये तो पता है, सेकंड रनर अप, थर्ड आने वाला, सो ऑन। हाँ, तो कहना क्या चाहते हो? अच्छा, जो टीम सबसे ज्यादा मैच जीतती है उसे टाइटल दिया जाता है। इंडिया ने सेकंड मोस्ट मैचेस जीते हैं। ओके 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 ओके, गुड। आजकल गुरु को भी बच्चे सिखा रहे, बहुत बढ़िया मेरे भाई, अच्छी चीज है बेटा, ठीक है, शुक्रिया 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 शुक्रिया। मैं एक बार और देख लूंगा इसे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, एक एक लाइन क्लियर हो गई, किसी लाइन में मेरे को नहीं लगता मेरे दोस्त किसी तरीके का डाउट होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जीएसएलवी F-15 रहा था, ये 17वीं फ्लाइट थी इंडिया के जीएसएलवी की, चलिए बहुत बढ़िया। 11 थी यूजिंग द इंडिजीनियस क्रायोजेनिक स्टेज। अभी इंडिजीनियस क्रायोजेनिक स्टेज क्या, इसको भी समझेंगे। 8वीं ऑपरेशनल फ्लाइट रही थी जीएसएलवी की विद इंडिजीनियस क्रायोजेनिक स्टेज। ओके, इसमें विल फीचर पेलोड फेयरिंग विद द डायमीटर ऑफ 3.4 मीटर से छोड़िए, इसमें NBS-02 एक सैटेलाइट रही थी। ओके, अब जरा समझते हैं असल में ये जो इंडिजीनियस क्रायोजेनिक स्टेज है इसका मतलब क्या है। ये जो अपना स्पेस लॉन्च
व्हीकल होता है, इसकी फाइनल स्टेज को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये जो स्पेस, जो ये रॉकेट है, स्पेस लॉन्च व्हीकल है, इसकी फाइनल स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर? क्रायोजेनिक स्टेज। इंडिजिनियस इसलिए क्योंकि हम दूसरे देशों पे अब डिपेंड नहीं है। हाँ, ये हमने कंप्लीटली अपने देश में इसको बनाया है, मतलब डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर किया है, डोमेस्टिकली हम लोगों ने इसको डिजाइन किया, रादर देन कि हमने किसी दूसरे देश से इस क्रायोजेनिक स्टेज को हमने, मेरे दोस्त, खरीदा हो या लिया हो, ठीक है। आई होप गाइज इतना क्लियर होगा। असल में ये जो क्रायोजेनिक स्टेज है, टिपिकली इसका मतलब ये होता है कि जो लॉन्च व्हीकल होती है उसकी फाइनल स्टेज होती है। इवन जो ये पेलोड होता है, जो फाइनल ऑर्बिट होता है ना, फाइनल ऑर्बिट में जो पेलोड होता है, इसको मेरे दोस्त भेजने के लिए, इसको डिलीवर करने के लिए ये क्रायोजेनिक जो स्टेज होती है ये रेस्पॉन्सिबल होती है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन काफी समय से इस पे काम कर रहा था, इस क्रायोजेनिक अपर स्टेज को बनाने में, डेवलप करने में। फाइनली हमने खुद की स्वदेशी क्रायोजेनिक स्टेज का इस्तेमाल करते हुए इसको यहां पर लॉन्च किया है। क्लियर है? जो ये हैवियर पेलोड होते हैं, इनको ऑर्बिट में लॉन्च करने में ये मदद करता है। क्लियर? आई होप गाइज एक लाइन यहां पर क्लियर होगी। नेक्स्ट, NVS-02 ये जो सैटेलाइट है, ये पार्ट है सेकंड जनरेशन कॉन्स्टलेशन और नाविक सिस्टम। नाविक सिस्टम का एक भाग है, इतना याद रखें। नाविक की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी गई थी। नाविक की फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। ओके, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, ये फुल फॉर्म याद रख लेना। इंडिया का नेविगेशन सिस्टम है, एक्यूरेट पोजीशन प्रोवाइड करने के लिए मेरे दोस्त इसको डेवलप किया गया है विद इन इंडिया। इवन ये कहता है कि बियॉन्ड हमारे बॉर्डर भी हम 150 मतलब 1500 किलोमीटर तक हम एरिया यहां पर इसके तहत कवर कर रहे हैं। तो ये समझ लीजिए इंडिया का नेविगेशन सिस्टम है, इसको और एम्पावर करने के लिए इस NVS-02 सैटेलाइट को इसमें लॉन्च किया गया है। आई होप गाइज एक एक पेज क्लियर होगा। डन? मजा आ गया, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन द मेमोरी ऑफ विक्टिम ऑफ होलोकॉस्ट। तो नरसंहार के पीड़ितों की याद में 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मेरे भाई? अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस। यानी कि हमारे लिए जनवरी के डेज इंपॉर्टेंट है, उसमें ये 2 डेज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये एग्जाम का पार्ट बनता है, इस पर गौर फरमाइएगा। अक्सर मेरे दोस्त इन डेज में थीम पूछ ली जाती है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन ऑफ इन द मेमोरी ऑफ विक्टिम ऑफ होलोकॉस्ट, ये कब मनाया जा रहा है? 27 जनवरी को। इस वर्ष इसका थीम था होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस फॉर डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट। ओके, होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस फॉर डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट। ओके, अब आज जब न्यूज़पेपर में ओपन किया ना, तो मुझे बड़ा, मेरे दोस्त, न्यूज़पेपर से मजा नहीं आया। न्यूज़पेपर पढ़ के कुछ मुझे न्यूज नहीं मिली। 3-4 न्यूज़पेपर देखे, उसमें इसरो वाली न्यूज थी, ठीक है, एक ये अपनी बुमराह वाली न्यूज मिल गई थी, ठीक है, 1-2 ही न्यूज़पेपर में न्यूज मिली। अब उसमें मुझे ये रेजिग्नेशन ज्यादा मिल गए थे कि सर्बिया के प्राइम मिनिस्टर इन्होंने क्विट कर दिया। प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है मेरे भाई? तो इनका नाम है मिलोस वुकेविक, ठीक है। ये रहे ना विलो, कहां भाग गया? येलो, अच्छा, ठीक है। सर्बिया के पॉपुलिस्ट प्राइम मिनिस्टर मिलोस है, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। अभी इनका नाम याद रखो, सिर्फ इनका नाम, इसमें हमें PhD नहीं करनी। दूसरा, एक 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड विच ओन ब्रांड पेटीएम, और उसने अनाउंस किया कि उसकी होली ओन जो सब्सिडरी है पेटीएम पेमेंट सर्विसेज, उसके MD एंड CEO नकुल जैन ने भी रिजाइन कर दिया। ये जो लिखा है ना पेटीएम पेमेंट सर्विसेज, इसके MD एंड CEO नकुल जैन, इन्होंने रिजाइन कर दिया। और सर्बिया मेरे दोस्त, सर्बिया, इसके प्राइम मिनिस्टर ने मिलोस वुकेविक ने भी रिजाइन कर दिया। सर्बिया की कैपिटल क्या है? बेलग्रेड, करेंसी दिनार चलती है, बताओगे मेरे को जरा एक बार? सर्बिया की कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ सर्बिया? कैपिटल इज बेलग्रेड, करेंसी दिनार, अगर मेरे को जहां तक याद आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया ओमान एग्री टू अमेंड टैक्स ट्रीटी। एक ट्रीटी होती है, दिस इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी। एक व्यक्ति इंडिया का है, अब वो ओमान में भी जा रहा है, या ओमान का व्यक्ति है मेरे भाई, वो यहां पर भी आ रहा है। अब वो पैसा कमा रहा है इंडिया में और वो ओमान में जा रहा है। तो टैक्सेशन का भी एक रूल होता है कि भाई पैसा आपका क्या डबल टैक्स तो नहीं लग रहा, आप यहां पे कमा रहे हो वहां पर भी टैक्स लग रहा है, वहां पे कमा रहे हो यहां पर भी लग रहा है। तो इसके लिए एक ट्रीटी होती है, दिस इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी, ठीक है। अब यहां पर इसको लेकर एक कोलैबोरेशन हुआ है। ये बात हुई है कि हम इसको अमेंड करेंगे, इसमें कुछ बदलाव करेंगे। अभी पीयूष गोयल साहब है, उनका यहां पर ये कोलैबोरेशन रहा था, तो उसको समझते जरा, इस पे गौर फरमाइएगा मेरे दोस्त। यहां लिखा है कि इंडिया एंड ओमान ऑन ट्यूसडे साइंड एन एग्रीमेंट टू अमेंड देयर टैक्सेशन ट्रीटी। टैक्सेशन ट्रीटी का नाम है DT, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी एग्जाम में। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी हम लोग इसको बोलते हैं। ओके, तो ये कहते हैं कि जो क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन है उसको हमें बेहतर करना है,
ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हमें मीट करना है, टैक्स प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करना है, ग्रेटर कॉपरेशन देना है टैक्स मैटर्स में, उसके लिए ये है DTEA, ये जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी है, ये इसी को अमेंड करने को लेकर यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। एक शब्द होता है टैक्स एवेजन। ओके, टैक्स एवेजन, एवेजन मतलब होता है छुपाना। तो लोग क्या करते हैं, टैक्स को बचाने के लिए भी है ना इसमें काम करते हैं इधर से उधर। ठीक है, तो इससे अब ये जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट आएगा तो इसमें ये भी है कि टैक्स प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करना है, टैक्स एवेजन जो हो रहा है उसको भी यहां पर रोकना होगा। ओके, इस पर्पज से ये समझौता एक किया गया है। तो ये रहा ओवरऑल सेशन। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा, समझ में आया होगा, मजा आया होगा मेरे भाई। एक चीज क्लियर हुई होगी, एक रिपोर्ट आज थी, बहुत बढ़िया रिपोर्ट थी, समय नहीं था, नहीं तो उसको भी मेरे दोस्त में लेके आता। ठीक है, एक कल की एक न्यूज पेंडिंग है, ठीक है, और एक ये वाली न्यूज, दो न्यूज है, इनको कल कवर करूंगा कल के सेशन में। ठीक है, जो पहली दफा जुड़ाओ थोड़ा समय देना खुद को मेरे दोस्त। ओमान के साथ 3 एक्सरसाइज होती है, अल नजा, नसीम, अल बहर, ओहो गजब गजब गजब, ईस्टर्न ब्रिज, क्या बात है, ओमान की कैपिटल मस्कट, करेंसी रियल, ये गजब, ये कनेक्शन बढ़िया है। यही तो कनेक्शन मैं चाहता हूँ मेरे दोस्त, इधर से आलू डालू, उधर से सोना निकले मतलब इधर से करंट अफेयर्स डाले मेरे भाई, इधर से सिलेक्शन निकले, ये तो चाहते हैं हम लोग भाई। कनेक्शन बिल्ड करो, मजा आएगा जब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा जोड़ोगे ना, तब आनंद आएगा। उड़ीसा में बैठोगे तो उड़ीसा याद आएगा, ओ माय गॉड उड़ीसा मोदी जी गए थे, अच्छा ये उद्घाटन किया था, कॉन्क्लेव हुई थी, अच्छा कॉन्क्लेव जो हुई थी, प्रवासी भारतीय दिवस 18वां था, हर 2 साल में होता है प्रवासी भारतीय दिवस, NRI मेरे भाई 9 जनवरी को मनाया जाता है, महात्मा गांधी जी की वजह से वो मनाया जाता है। या फिर उसके बाद और सोचिए मेरे भाई, अच्छा प्रवासी भारतीय दिवस वाले दिन त्रिनाथ टोबैगो की प्रेसिडेंट कंगालू भारत में आई थी, उनको तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मान भी अवार्ड दिया गया है, चीफ गेस्ट भी रही थी। समझ में आ रहा है, कनेक्शन जोड़ो मेरे भाई। अच्छा अवार्ड से बात हो रही तो यार बुमराह को ये अवार्ड दिया गया है, अच्छा एमिली कीर को ये अवार्ड दिया गया, अच्छा स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड उठा लेते हैं, चलो ठीक है मेरे भाई, ये अवार्ड इनको दिए गए हैं, भारत रत्न, सॉरी राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी नहीं अब तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, ये इन 4 लोगों को दिया गया। इन चारों का स्पोर्ट्स क्या, उन चारों का स्टेट क्या है। फिर अच्छा अवार्ड्स की बात हो रही है तो चलो ठीक है, काम करते पद्म अवार्ड पिक कर लेते, पद्म अवार्ड में देखते हैं अच्छा पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में किसको सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण 1 को दिया, पद्म भूषण 2 को दिया गया, पद्म भूषण जिन 2 को दिया गया उनका नाम क्या, पद्म विभूषण जिनको दिया गया उनका नाम क्या, जोड़ो मेरे भाई, तब तो मजा आएगा, आनंद आएगा। उड़ीसा में फिर चले जाओ एस्पायर कोस्टल ग्रुप में, कोस्टल ग्रुप में लीड्स में चले जाओ, अच्छा उड़ीसा के साथ और कौन कौन से स्टेट भी उसमें बने हुए हैं, नंबर्स में भी याद रखो, नंबर्स में कितने हैं, तब तो मजा आने वाला है, आनंद आने वाला है। ठीक है, बाकी हम लोग मेरे भाई वॉरियर प्रो बैच अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो, अगर चाहते हो फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना। ठीक है, अगर आप अभी से अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करोगे तो ज्यादा बढ़िया है। फाउंडेशन बैच है फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, ये चल रहा है। सुबह 10 बजे इसकी क्लास होती है, 10 से 11 का हम लोग का स्लॉट रहता है, 10 से 11, 11:15, 11:30 तक। ओके, मंडे वेंसडे फ्राइडे क्लास होती है, इसमें मॉनेटरी पॉलिसी अभी चैप्टर चल रहा है, आज भी उसकी क्लास है, हो सकता है आज आखिरी क्लास रहे मेरे भाई मॉनेटरी पॉलिसी की, तो कोशिश करना समय निकालकर इसको कंप्लीट कर लो सारथी को। इसमें इंडियन बैंकिंग सिस्टम, RBI, नाबार्ड एंड PSL एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ये चैप्टर्स हमारे कंक्लूड हो रहे हैं, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी एंड होने वाला है। यहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स चल रहा है, जनवरी शुरू हो चुका है, यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर्स MCQs होते हैं। ओके, तो ये 3 बैचेस प्लस मेंस स्पेशल बैच और स्ट्रैटेजी के बैच भी है। वैसे 1562 का मिलता है 12 महीने के लिए, अभी आई थिंक सो ऑफर भी चल रहा है, 24 महीने का आपको ये मिल जाएगा 1349 का। ओके, कोड आप यूज कर सकते हैं Y168। ओके, बाकी ये बैंक महापैक का भी पार्ट है, अगर आप बैंक महापैक लेते तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसमें सभी फैकल्टी के सभी बैचेस मिलते हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए सिर्फ वॉरियर प्रो इज अ मेंबरशिप, एंड फॉर ऑल फैकल्टीज बैंक में अगर आप या रेगुलेटरी बॉडी के लिए भी जाते हो, या फिर बैंक की बात कर लेते हैं तो बैंक के लिए बैंक महापैक है, बैंक इंश्योरेंस के लिए, रेगुलेटरी बॉडी के लिए बैंक महापैक प्लस है। इसमें सभी फैकल्टी के सभी बैचेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, ओके, और प्लस डिस्क्रिप्टिव क्लासेस प्लस इंटरव्यू बैचेस सब मिलते हैं। दिस इज रिफंडेबल, अगर आपका सिलेक्शन होगा तो ये भी रिफंड हो जाएगा, बट यूज कोड Y168। ओके, बाकी इसके अलावा हम लोगों ने SBI P और क्लर्क के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखे, 2 टेस्ट इन सबके लाइव हो चुके हैं, जाइए एनरोल करिए, इसके लिए भी सेम कोड यूज करना है, प्राइस इसका 279। ओके, चलिए आज शाम को मुलाकात करेंगे, एक इवेंट आप लोगों के लिए लगा हुआ है मेरे भाई, कोशिश करना समय निकालकर आज शाम को आप जुड़े। बैंक एग्जाम 2025 की प्रिपरेशन के लिए और क्या होना चाहिए। ओके, शाम 29 जनवरी 5 बजे कुछ अनाउंसमेंट है, बड़ा कुछ लॉन्चिंग है। ओके, बड़ी लॉन्चिंग है मेरे भाई, आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, जुड़िएगा जरूर।